नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता। एक नजर हेडलाइंस पर। नोटबंदी पर केंद्र ने किया समिति का गठन। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर करेगी पड़ताल। 25 नवंबर तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश। शादी के लिए पैसे निकालने पर आरबीआई की कड़ी शर्तें। भुगतान के तौर तरीकों और वजहों का देना होगा हिसाब। शादी में बेहिसाब खर्च पर नेता जनार्दन रेड्डी के दफ्तरों पर छापे। नोटबंदी के खिलाफ 10 पार्टियों ने बनाई साझा रणनीति। बुधवार को संसद परिसर में धरना प्रदर्शन। 2000 के नोट की वैधता को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती। जापान के फुकुशिमा में 6.9 तीव्रता का भूकंप। परमाणु संयंत्र को भारी नुकसान। सुनामी की चेतावनी। सरकार ने तटीय इलाके के लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। और इंडोनेशिया गोल्फ प्रतियोगिता में भारत को बड़ी कामयाबी। गगनजीत भुल्लर ने दूसरी बार जीता खिताब। जीव मिल्खा सिंह को दी मात। और अब खबरें विस्तार से। शादी के लिए 2.5 लाख रुपए नकद निकासी की सुविधा को लेकर सरकार की घोषणा के 4 दिन बाद सोमवार को रिजर्व बैंक ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। बैंकों में नकदी की कमी को देखते हुए इस तरह की निकासी पर कुछ पाबंदी लगाई गई है। खातों से 2.5 लाख रुपए निकालने के लिए शादी का कार्ड, मैरिज हॉल और कैटरिंग सेवा के लिए एडवांस पेमेंट की रसीद देनी होगी। 8 नवंबर को सरकार के फैसले से पहले खाते में जमा कराई गई रकम पर ही ये सुविधा मिलेगी। ये राशि उसी शादी के लिए होगी जो 30 दिसंबर या उससे पहले हो। शादी वाले परिवार को ये सूची भी सौंपनी होगी कि किन लोगों को और किस मकसद से राशि का भुगतान किया गया है। नकद राशि का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं लोगों को भुगतान के लिए किया जाना चाहिए जिनके पास बैंक खाता नहीं है। बैंकों को इस तरह की निकासी का रिकॉर्ड रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। और धरबेटी की भव्य शादी के 5 दिन बाद खनन कारोबारी और नेता जनार्दन रेड्डी को आयकर विभाग ने नोटिस भेजकर 25 नवंबर तक जवाब देने को कहा है। इस बीच केंद्र ने नोटबंदी के फैसले के क्रियान्वयन की स्थिति जानने के लिए समिति का गठन किया है। समिति के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जाकर हालात का जायजा लेंगे और 25 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। नोटबंदी के बाद बैंक और एटीएम अब तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए नई राहत का ऐलान किया है। अब किसान पुराने नोट से बीज खरीद सकते हैं। इस बीच 2000 के नोट की वैधता को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। एक दिन की छुट्टी के बाद सोमवार को बैंक खुले तो भीड़ कुछ ज्यादा थी। ज्यादातर एटीएम बंद रहने या खराब होने से लोगों को मजबूरन बैंक के चक्कर काटने पड़े। इसी बीच केंद्र सरकार ने किसानों के लिए और राहत का ऐलान किया है। वो अब बंद हो चुके 500 के नोट से बीज खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें यह खरीदारी केंद्र या राज्य सरकार के आउटलेट्स या कृषि विश्वविद्यालयों से करनी होगी और इसके लिए पहचान पत्र देना होगा। The government is now, not just now, probably in the last few days, speeded up the process to make sure that more cash goes to ATMs, those which have been calibrated, and also to those branches where people are reporting that they still need. उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 2000 का नया नोट आरबीआई कानून के तहत बिना किसी अधिसूचना के लाया गया है। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को भी दिल्ली में कई एटीएम का दौरा किया और वहां लोगों से बात की। उन्होंने यह आरोप दोहराया कि केंद्र की एनडीए सरकार महज कुछ लोगों के लिए काम कर रही है। मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी के 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, उनकी तिजोरी भरेगी, उनके जो बैंक लोन हैं माफ होंगे और जो हमारे गरीब लोग लाइन में खड़े हुए हैं उनको उनका नुकसान ही होगा और कुछ नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नोटबंदी का विरोध तेज कर दिया है। उन्होंने 23 और 24 नवंबर को दिल्ली और 29 नवंबर को लखनऊ में प्रदर्शन करने का ऐलान किया। Because politics is not stronger than the public. If public is safe, political parties are safe. If public is not safe, then political parties are not safe. So we want that everybody must oppose this. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने आदिवासियों के लिए पैन संख्या बताने की जरूरत खत्म करने और जिला सहकारी बैंकों में नोट बदलने की सुविधा देने की मांग की। Ensure availability of at least
12 to 14 days of cash requirements with bank branches in the state, especially for rupees 100 and rupees 500 currency notes. इस बीच सुप्रीम कोर्ट केंद्र की ट्रांसफर याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। केंद्र ने मांग की है कि नोटबंदी से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई या तो सुप्रीम कोर्ट करे या फिर हाई कोर्ट। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट मंगलवार को पुराने नोट बंद करने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करेगा। इस बीच 10 नवंबर से 18 नवंबर के बीच बैंकों में 5,12 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। वहीं 33,000 करोड़ के पुराने नोट बदले गए। वहीं काउंटर और एटीएम से 1 लाख करोड़ से ज्यादा की नकदी बांटी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के बाद आरबीआई ने कर्जदारों को बड़ी राहत दी है। बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से 1 करोड़ तक कर्ज लेने वालों को कर्ज चुकाने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। कर्जदारों को अब कर्ज चुकाने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। ये राहत उनके लिए है जिन्हें 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच कर्ज चुकाना है। अब ये लोग 31 मार्च तक कर्ज वापस कर सकेंगे। दरअसल नोटबंदी के चलते बैंकों में भारी भीड़ है। इससे चेक क्लियरेंस से लेकर बैंकों की दूसरी सेवाओं पर असर पड़ा है। वहीं एक सप्ताह में 24,000 रुपए ही निकालने की बाध्यता ने भी कर्जदारों को परेशान कर रखा है। वहीं कई बैंकों ने नया कर्ज देना बंद कर दिया है। मैं एक नई एप्लीकेशन देना चाहता हूं एजुकेशनल लोन के लिए, मैं नई एप्लीकेशन देना चाहता हूं कोई पर्सनल लोन के लिए। वो कोई भी बैंकर जो है उसको आज एंटरटेन नहीं कर रहा है क्योंकि उनके पास समय नहीं है। वो भी बिल्कुल जस्टिफाइड है। एक जहां पर आपका 1 या 2 काउंटर होते थे ब्रांच में कैश के, रिसीट के और पेमेंट के, वहां पर आपके 3 या 4 काउंटर बना दिए गए हैं क्योंकि पब्लिक की भीड़ बहुत ज्यादा है। जानकारों का मानना है कि बैंकों में डिपॉजिट बढ़ने से भविष्य में ब्याज दरें घट सकती हैं। The negatives are short time, temporary, and to a modest extent, I believe that from 1st January 2017 onwards, we will see only the positive gains, and those gains would be very solid and longer lasting. 500 और 1,000 के पुराने नोट बंद होने के बाद बैंकों में ये नोट जमा हो रहे हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी का विरोध करने के लिए कांग्रेस समेत 10 विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। इन दलों ने सोमवार को एक सुर में सरकार के इस कदम की निंदा की। उधर राज्यसभा की कार्यवाही में लगातार तीसरे दिन अवरोध हुआ। सरकार ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। नोटबंदी के मुद्दे पर 10 विपक्षी दलों ने सोमवार को कार्यवाही शुरू होने से पहले बैठक की। कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, बीएसपी, सीपीएम, सीपीआई, एनसीपी, आरजेडी, जेएमएम और डीएमके के नेताओं ने मिलकर सरकार को घेरने का फैसला किया। ये दल बुधवार को संसद परिसर में धरना भी देंगे। साथ ही हर दिन के हिसाब से अपनी रणनीति बनाएंगे। इसका असर सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही में भी दिखा। एकजुट विपक्ष ने लगातार तीसरे दिन इस मुद्दे को उठाया। विपक्ष की मांग थी कि नोटबंदी से जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो 70 लोग अभी पिछले 15 दिन में लाइन में खड़े होकर पूरे देश में मर गए हैं, वो भी तो हमारे देशवासी हैं, वो भी गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं। उनके लिए भी तो यहाँ एक चेयर की तरफ से रेजोल्यूशन आ रहा है। यही हमारी मांग है। जो बड़े नोटों पर जो पाबंदी लगाई है, जिसको लेकर काफी लोग मर चुके हैं, कोई भूखे रहकर, कोई प्यासे रहकर, कोई किसी को दवा नहीं मिली है, कोई सदमे से मर गए हैं, कोई बच्चों की शादी नहीं कर पाए, उससे मर गए हैं। उनका क्या होगा? 11 बैंक कर्मचारी मरे हैं क्योंकि वो पैसे नहीं दे पा रहे थे, वो दबाव की वजह से। अब ये लोग जो मरे हैं तरसते हुए, उनके लिए अपना हाउस श्रद्धांजलि अर्पित करे, ये प्रस्ताव है हमारा। हम चाहते हैं कि आप सदन की राय लीजिए। नेता सदन अरुण जेटली ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल नोटबंदी पर बहस से भाग रहे हैं। Why are they running away from that debate? जो इस नीति का जो मेरिट डीमेरिट है उस डिबेट के अंदर आ जाएगा। ये स्पष्ट है कि विपक्ष बहस के लिए तैयार नहीं है और सदन को डिसरप्ट करने के रोज नए नए तरह के तरीके ढूंढ रहा है। हालांकि आसन ने साफ किया कि श्रद्धांजलि का फैसला खुद से नहीं लिया जा सकता। No, for obituary is not done by censor house. What are you talking? You can't be so insensitive. Obituary is not done by taking the censor house. You can't be so insensitive. No. And what is the authenticity of the number you are saying? नोटबंदी पर सदन में अवरोध बना रहा और इसी वजह से शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं चल पाया।
विपक्ष चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री के मौजूद रहने की मांग कर रहा है, जबकि सरकार इससे इनकार कर रही है। गतिरोध भोजनावकाश के बाद भी जारी रहा और कार्यवाही पहले 3 बजे और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उधर लोकसभा में भी लगातार तीसरे दिन अवरोध रहा। विपक्ष चर्चा के बाद मत विभाजन की मांग पर अड़ा है, जबकि सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। इस वजह से सदन में कोई विधायी कार्य नहीं हो सका। सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत में ही विपक्षी दलों ने नोटबंदी पर सदन में अवरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने प्रश्नकाल स्थगित कर आम लोगों को हो रही परेशानियों पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 56 के तहत चर्चा की मांग की, जिसमें मत विभाजन का प्रावधान है। जनता के ग्रीवेंसेस को आपके सामने रखने के लिए आए हैं। जनता को जो तकलीफ हो रही है, लाइन में खड़े हुए लोग जो मर रहे हैं, उनके तरफ से हजारों लोग जो इंजर्ड हो गए हैं और आज अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है। सरकार ने कहा कि वो आम लोगों को हो रही परेशानियों पर चर्चा के लिए तुरंत तैयार है, लेकिन ये चर्चा नियम 193 के तहत होनी चाहिए, जिसमें मत विभाजन का प्रावधान नहीं होता। आम जनता के, आम नागरिक के, किसानों के हर कठिनाई निवारण करने के लिए मोदी सरकार तैयार है, मैं आश्वस्त करना चाहूँगा। इसलिए इस विषय के बारे में वो चर्चा करे, बहस करे, उस बहस का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने विपक्ष की मांग खारिज कर दी। स्पीकर ने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही में सहयोग करने की अपील की। अवरोध के चलते कार्यवाही पहले 12 बजे, फिर 2 बजे और उसके बाद पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। रविंद्र सिंह शरण के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी पर केंद्र सरकार की घोषणा का असर व्यापारियों की जेब पर भी पड़ा है। दिल्ली की खारी बावली में बाजार सूने पड़े हैं तो व्यापारियों की जेब ठंडी। साथ ही बिक्री में 80% तक की गिरावट आने का अनुमान है। नोटबंदी के बाद दिल्ली का सबसे बड़ा किराना बाजार खारी बावली भी खाली पड़ा है। पुराने नोट बंद होने से पहले ये बाजार खरीदारों और ठेलों से अटा रहता था, लेकिन अब बिक्री 80% तक गिर गई है। दिक्कत ये और व्यापार में आ रही है कि पुरानी नोट बंद हो गई है, नई नोट बहुत नई के बराबर आ रही है। ठीक है, यही परेशानी है कि व्यापार में दिक्कत हो रहा है। लगता है कि व्यापार बंद करना पड़ेगा, ना वो पैसे ले रहे हैं ना सामान आ रहा है आगे से। वैसे बाजार में अब भी 500 और 1000 के पुराने नोट चल रहे हैं। ऐसे ही एक खरीदार प्रकाश सोमवार को घर का सामान खरीदने आए और उन्होंने पुराने नोटों से ही खरीदारी की। हमारे को पुराने मिल रहे हैं, पुराने ही लाएंगे, नया मिलता नहीं है। अब जाते बैंकों में लाइन लगाएंगे, जब जाके लेंगे, और नहीं दे रहे हैं सामान तो घर जाएंगे, भूखे रहेंगे और क्या करेंगे। दिल्ली प्रदेश ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय गुप्ता के मुताबिक नोटबंदी के बाद से बाजारों में करोड़ों की चपत लग चुकी है। नकदी की कमी के चलते पुराना सामान नहीं बिक रहा है। करोड़ों का व्यापार अब लाखों में सिमट गया है। ये वही पोजीशन है, क्रेडिट का व्यापार होता है होलसेल के अंदर। जब तक वो रुपए लेकर के नहीं आएगा तब तक व्यापार नहीं होगा। आज हम किसी को चेक से पेमेंट देता है हमें, तो हम उस पर विश्वास कैसे करेंगे। खारी बावली किराना और ड्राई फ्रूट्स का एशिया में सबसे बड़ा बाजार है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पोखराया रेल हादसे की तकनीकी और फॉरेंसिक जांच कराने का ऐलान किया है। उन्होंने सोमवार को संसद में इस बारे में बयान दिया। उधर पटना इंदौर एक्सप्रेस हादसे में मरने वालों की संख्या 145 तक पहुंच गई है। पटना इंदौर एक्सप्रेस रेल हादसे को लेकर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने सोमवार को संसद में बयान दिया। उन्होंने कहा कि हादसे की तकनीकी और फॉरेंसिक जांच होगी। रेल मंत्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रेलवे पुराने कोच बदलने के काम में भी तेजी लाएगा। There shall be a separate comprehensive investigation aided by latest technical and forensic analysis by an appropriate agency to look into all possible angles. Strictest possible action would be taken against the guilty. All stranded passengers have been moved to the destination by a special train from Malasa station. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार को बुलेट ट्रेन की बजाय आम आदमी की सुरक्षा पर फोकस करना चाहिए।
हिंदुस्तान के जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करने की जरूरत है। मोदी जी ने बुलेट ट्रेन की बात की, फोकस गलत जगह है। फोकस होनी चाहिए जो आम आदमी ट्रेन में जा रहा है उसको कैसे फायदा मिले। उधर कानपुर के पुखराया में क्षतिग्रस्त हो चुकी बोगियों में से दूसरे दिन भी कई शव निकाले गए। रेल हादसे के शिकार 150 से ज्यादा मुसाफिरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से कई की हालत गंभीर है। रेलवे ने घायलों को मदद के तौर पर 500 के पुराने नोट दिए जाने की शिकायत की जांच कराने की बात भी कही। वहीं पटना इंदौर एक्सप्रेस के बाकी मुसाफिरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जनरल की बोगीज दी गई हैं स्लीपर की जगह, तो हमें यहाँ बैठे बैठे हमारी हालत खराब हो रही है। प्लस हमारी इंजरीज जो हैं उसकी वजह से ट्रीटमेंट, थोड़ा बहुत मेडिकल फैसिलिटीज हमें दी गई हैं, लेकिन जो पूरे रास्ते में होनी चाहिए थी वो चीज़ नहीं है जो हमें तकलीफ दे रही है। पटना इंदौर एक्सप्रेस की सभी क्षतिग्रस्त बोगियों को ट्रैक से हटा लिया गया है, लेकिन अभी भी कानपुर झांसी सेक्शन में रेलवे यातायात बंद है। कई ट्रेन रद्द कर दी गई हैं और ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। वो भी थोड़ी देर में वो हो जाएगा। उसके बाद हमको अपना पूरा ट्रैक को ले करना है। हमको अपनी पूरी ओवरऑल जो बिजली का वायर है OHE उसको दुरुस्त करना है, सिग्नल्स को दुरुस्त करना है। तो इस सब में भी टाइम लगेगा और हम आज देर रात तक का एक अनुमान है कि हम ट्रैफिक को रिस्टोर कर पाएंगे। रविवार तड़के कानपुर के पोखराया में पटना इंदौर एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इसमें कई बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थीं। शुरुआती जांच में हादसे की वजह ट्रैक फ्रैक्चर बताया जा रहा है। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नवविक्रम सिंह हमारे संवाददाता कानपुर से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नवविक्रम, रेल हादसे के शिकार लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है, लोग अभी भी अपनों की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। साथ ही खबर ये भी आ रही है कि कोल्ड स्टोरेज में पर्याप्त पुख्ता व्यवस्था नहीं है शवों को रखने की, क्या जानकारी? जी अमृता, बिल्कुल। जो कानपुर देहात में मॉर्चरी है वहां पर इतना स्पेस नहीं है, इतनी जगह नहीं है कि वहां पर इतने सारे शवों को रखा जा सके। तो कल मेरी स्वास्थ्य मंत्री से इस मसले पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि पूरे प्रशासन ने इंतजाम किए हैं और कोल्ड स्टोरेज, जो आसपास के कोल्ड स्टोरेज हैं उन्हें अपने कब्जे में लिया है और जो एक या दो कोल्ड स्टोरेज में लाशें रखी गई हैं। और हालांकि कई ऐसे लोग हैं अब कल रात तक, देर रात तक जिनके परिजन पहुंच गए थे, तो काफी लोगों को ले जाया जा चुका है। पटना से 1 या 2 गाड़ियां पटना रवाना की गई हैं जिसमें उनके परिजन उनके शव ले गए हैं। इसके अलावा गाड़ियां इंदौर भी, प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की गई है, उन्होंने निःशुल्क व्यवस्था की है लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने की। हाँ, ये जरूर है कि उस तरीके से इंतजाम नहीं किए गए। कोल्ड स्टोरेज में लोगों को रखा गया और बड़ी संख्या में रखा गया। करीब 50 से ज्यादा लोगों को वहाँ जो पास में कोल्ड स्टोरेज है वहाँ रखा गया। जी अमृता। जी नवविक्रम, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो लोग अभी परेशान हैं क्योंकि रेल हादसे के शिकार लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिलने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर के कई लोग अस्पतालों और रेलवे हेल्पलाइन के जरिए अपनों की खोज खबर में लगे हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा। ये हैं अनिल कुमार। रेल हादसे की खबर मिलने पर अपनी बहन रश्मि की खबर लेने के लिए वो कानपुर पहुंचे, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पाई। वो भांजे के साथ अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। अकबरपुर में वहाँ नहीं है, वहाँ जो घायल हैं वहाँ नहीं है, अकबरपुर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ नहीं है, स्पॉट के ऊपर नहीं है, तो अब कहाँ है? प्रश्न ये है कि अनिल अकेले नहीं है जो अपने परिजनों की तलाश कर रहे हैं। कई लोग अपनों का नाम किसी भी सूची में नहीं पाकर हैरान और परेशान हैं। आंटी लोग का, अंकल लोग का पता नहीं है। अभी हम लोग अकबरपुर जा रहे हैं, देहात जो हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल, उसमें जा रहे हैं देखने के लिए। कई स्वयंसेवी संगठन लोगों की मदद और जरूरत की चीजें मुहैया करा रहे हैं। साथ ही बिहार और मध्य प्रदेश सरकारों ने अपने राज्य के लोगों की सहूलियत के लिए प्रतिनिधि कानपुर भेजे हैं, लेकिन वो भी मदद करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। जो भी घायल यहाँ पर आ रहे थे उनको ले जाके और उनकी पूरी व्यवस्था करना, उनके पास में उनको करना, उनके परिजनों को उनसे मिलवाना और उनके साथ में सवेरे उनको चाय, बिस्कुट और पानी की व्यवस्था फौरी तौर पे वो दे के रेड क्रॉस सोसाइटी ने 10,000 रुपये तुरंत यहाँ पर कैंटीन को दे के और ये व्यवस्था शुरू करा दी। इस बीच अस्पताल में रखे कई शवों की अब तक भी पहचान नहीं हो पाई है।
रविवार तड़के हुए रेल हादसे के बाद कानपुर के कई अस्पतालों में घायलों को भर्ती कराया गया था। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी के साथ महागठबंधन की कोशिशें नाकाम होने के बाद नया गठबंधन सामने आया है। सोमवार को राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय में अजीत सिंह ने आरएलडी और जेडीयू के बीच गठबंधन का ऐलान किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री आर.के. चौधरी के BS4 को भी गठबंधन में शामिल किया गया है। ये तीनों पार्टियां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। बहुत दिनों से ये बात चल रही थी और ये जो 4 तारीख को ब्लॉक में मीटिंग हुई थी उसमें नीतीश कुमार जी भी आए थे। आज एक फॉर्मेलिटी हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग मिलकर चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, लोकदल, जेडीयू एंड BS4। लोढ़ा समिति ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में BCCI अधिकारियों को पद से हटाने के लिए याचिका दायर की है। लोढ़ा समिति ने कोर्ट से पूर्व गृह सचिव GK पिल्लई को BCCI का पर्यवेक्षक नियुक्त करने का भी अनुरोध किया है। BCCI ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को अब तक लागू नहीं किया है। इसके बाद समिति ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में सिफारिश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोर्ट 70 साल की उम्र पार कर चुके BCCI के पदाधिकारियों को हटाने का आदेश दे। और थाईलैंड की प्रिंसेस महाचक्री सिरिंधोर को संस्कृत भाषा में उनके योगदान के लिए 2015 के विश्व संस्कृत पुरस्कार से नवाजा गया। सोमवार को दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने उन्हें ये पुरस्कार दिया। अवार्ड इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की तरफ से दिया गया है। सिरिंधोर संस्कृत और पाली के शिक्षाविद और स्कॉलर हैं। साथ ही साल 2016 के संस्कृत सम्मान से प्रोफेसर जॉर्ज कार्डोना को भी नवाजा गया। कार्यक्रम में विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर भी मौजूद थे। Much of Indian cultural landscape has been formed by Sanskrit, and the modern Indian languages bear the impact of the magnificence and richness of Sanskrit. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज मालदीव के उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला जुहाद से मुलाकात की। ये मुलाकात उपराष्ट्रपति के सरकारी आवास पर हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और कारोबारी सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए बम धमाके में मरने वालों की तादाद बढ़कर 32 हो गई है। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की निंदा करते हुए आतंकवाद को समर्थन बंद करने पर जोर दिया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल कल दोहरे बम धमाके से दहल उठी। पहला धमाका सुबह बेरगामी जिले में हुआ, जहां 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके कुछ ही घंटे बाद एक आत्मघाती हमलावर ने शिया मस्जिद को निशाना बनाया, जिसमें 32 लोगों को जान गंवानी पड़ी। धमाके के वक्त मस्जिद में सैकड़ों लोग मौजूद थे। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। داخل مسجد یک حمله انتحاری توسط یک فرد انتحار کننده صورت گرفته و منجر به شهادت 27 تن از هموطنان ما و مجروحیت 35 تن شده. مجروحین و اجساد شهدا به شفاخانه انتقال شده. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि शांति और सुरक्षा कायम करने के लिए आतंकियों को मिलने वाला समर्थन पूरी तरह बंद होना चाहिए। अफगानिस्तान में हाल ही में शिया समुदाय के लोगों पर हमलों में इजाफा हुआ है। इससे पहले 15 नवंबर को हुए एक हमले में 4 लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जापान में आज सुबह भूकंप के शक्तिशाली झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 7.3 मापी गई। हालांकि इसमें किसी तरह के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। भूकंप का केंद्र फुकुशिमा तट के नजदीक जमीन से 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। परमाणु संयंत्र को भी नुकसान हुआ है। भूकंप के फौरन बाद सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार ने सागर से 10 फीट ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा हालात का जायजा लेने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इससे पहले अप्रैल में जापान के कुमामोटो प्रांत में अप्रैल में आए भूकंप में 50 लोगों की मौत हो गई थी। चीन के शांगजी प्रांत में कई वाहनों की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हो गए।
हादसा एक एक्सप्रेसवे पर हुआ जिसमें 37 वाहन आपस में भिड़ गए। इनमें ज्यादातर भारी सामान से लदे ट्रक शामिल हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई वाहन एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। इसके अलावा कई के परखच्चे उड़ गए। सड़क पर फिसलन को हादसे की वजह बताया जा रहा है। और अब खेल की खबर। विशाखापट्टनम टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 246 रनों से हरा दिया है। इस जीत के साथ 5 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। 5वें दिन इंग्लैंड के 8 बल्लेबाज 71 रन ही बना सके और पूरी टीम 158 रन पर ढेर हो गई। इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 455 रन बनाए थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 255 रन ही बना सकी। 200 रन की बढ़त के साथ दूसरी पारी में भारत ने 204 रन बनाए और इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 405 रनों का लक्ष्य रखा था। भारत की ओर से मैच में 248 रन बनाने वाले कप्तान विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया। सीरीज का तीसरा टेस्ट 26 नवंबर को मोहाली में खेला जाएगा। भारतीय गोल्फ खिलाड़ी गगनजीत भुल्लर ने बैंक BRI JCB इंडोनेशिया ओपन जीत लिया है। भुल्लर ने 4 अंडर पार 68 का स्कोर करके 3 लाख US$ की इनामी राशि का ये खिताब अपने नाम किया। भारत के ही खिलाड़ी और 2 बार के एशियाई टूर नंबर 1 जीव मिल्खा सिंह संयुक्त को दूसरे स्थान पर रखा गया। एशियाई टूर पर यह उनकी 7वीं जीत है। भुल्लर ने यह खिताब दूसरी बार अपने नाम किया है। इससे पहले 2013 में उन्होंने यह टूर्नामेंट जीता था। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नोटबंदी पर केंद्र ने किया समिति का गठन। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर करेगी पड़ताल। 25 नवंबर तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश। शादी के लिए पैसे निकालने पर RBI की कड़ी शर्तें। भुगतान के तौर तरीकों और वजहों का देना होगा हिसाब। शादी में बेहिसाब खर्च पर नेता जनार्दन रेड्डी के दफ्तरों पर छापे। नोटबंदी के खिलाफ 10 पार्टियों ने बनाई साझा रणनीति। बुधवार को संसद परिसर में धरना प्रदर्शन। 2000 के नोट की वैधता को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती। जापान के फुकुशिमा में 6.9 तीव्रता का भूकंप। परमाणु संयंत्र को भारी नुकसान। सुनामी की चेतावनी। सरकार की तटीय इलाके के लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील। और इंडोनेशिया गोल्फ प्रतियोगिता में भारत को बड़ी कामयाबी। गगनजीत भुल्लर ने दूसरी बार जीता खिताब। जीव मिल्खा सिंह को दी मात। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए विशेष।